फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, यानी कि नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी खूब शौक से इत्मीनान से माता दुर्गा को स्थापित कीजिए, पूरा 9 दिन एकदम धूमधाम से बिताइए। लेकिन इन सब के बीच ये मत भूल जाइएगा कि हमें एग्ज़ाम भी देना है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते रहें और जो भी त्यौहार आते हैं उसे धूमधाम से मनाते भी रहें। तो चलिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो सीटेट जो दिसंबर में होना है उससे रिलेटेड जो सीरीज चला रहे हैं एसएसटी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जो न्यू एनसीईआरटी है उसको कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 3rd चैप्टर देखेंगे और आधा चैप्टर ही देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आधा आज हम देख लेंगे, आधा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है स्थल, रूप और जीवन। ठीक है। और सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या बातचीत है। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है उसमें हर चैप्टर में कोई ना कोई कोटेशन दी हुई, यानी कोई ना कोई कथन दिया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं, आज जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कहाँ से लिया गया है। तो जो हमारे 4 वेद हैं उसमें जो लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद, वहाँ से लिया गया है। आप सबको पता होगा कि टोटल हमारे 4 वेद हैं, जो कि आप एक सेकेंड, सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, फिर आप देखिए यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो ये जो टोटल 4 वेद हैं, इन्हीं में से जो अथर्ववेद है यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। और वो जो स्टेटमेंट है, दरअसल वहाँ श्लोक दिया गया है, हम स्टेटमेंट आपको समझने के लिए बोल रहे हैं। एक श्लोक है जो माता पृथ्वी को, यानी कि जो हमारी पृथ्वी धरती माता है उनको समर्पित है। देख लेते हैं उसको। यहाँ हिंदी में दिया गया है, संस्कृत वैसे भी ना समझ आती। कह रहे हैं कि मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न, पेड़ पौधों की आधार प्रदान करती हुई, हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उनकी संतान। तो ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है अथर्ववेद का जो भूमि सूक्त है वहाँ पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिएगा इस बार जो पेपर होगा ना उसमें बहुत संभावना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनसे क्वेश्चंस बन जाए। आपसे यही इतना पूछ सकते हैं कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उनकी संतान, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर इसमें फंस जाएंगे। तो जो पृथ्वी मेरी माता है मैं उनकी संतान, ये जो स्टेटमेंट है ये लिया गया है भूमि सूक्त, जो कि अथर्ववेद में है। तो इसको भी याद रखिएगा। जो भी कोटेशंस दी गई हैं और जो बीच बीच में आपने देखा होगा कि इसको जो है ध्यान रखें, तो ये सारे पॉइंट्स ना बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और अपने नोट्स तो ज़रूर बनाते चलिए। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके ये सब पढ़ने का। तो ये देखिए स्टार्टिंग में, जैसा कि इनकी आदत है कि सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चंस देते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर सीनरी है, सीनरी देख लीजिए। और उसके बाद देखिए कि इन्होंने क्या क्वेश्चंस दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको खुद से करें। तो इसमें इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थल के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां और अवसर हैं। और आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हों, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, इवन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कुछ भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हों, तो एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी जो है ना वो भी बहुत अच्छी है। आप देखेंगे अभी हाल ही में जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारी, मतलब 4 बुक्स थी जो मिडिवल इंडिया है उसमें कुछ नहीं 4 जो है बुक्स पूछी गई थी। और वो जो बुक्स थी ना वो सब की सब कहाँ दी हुई हैं, हमारी 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी के मध्य में दी हुई हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो जियोग्राफी है उसमें आपको मिल जाएंगे, जो हाईएस्ट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, लोअर लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, इवन अगर प्रिपरेशन ना भी कर रहे हों, अभी आप लोग 6, 7, 8 क्लास में हों, तब भी ये क्लासेस आप सबके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इत्मीनान से नोट्स बनाते हुए आप हमारे साथ ये क्लास कंप्लीट करते चलें। आप देखिएगा एक दिन आपको इसका लाभ दिखेगा।
और ये स्पेशली सीटेट के लिए तो है ही, हम सीटेट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो सीटेट के लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो परिचय में बताया गया है कि अन्य स्तनधारी जीवों के समान जो हम लोग हैं, यानी कि जो ह्यूमन है, मानव है, वो भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इनका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है वहाँ से सड़क के द्वारा यात्रा स्टार्ट करते हैं और यूपी के प्रयागराज में पहुँचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा जो है वहाँ तक जाते हैं। तो इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप दिखाई देंगे और वो 3 प्रकार के स्थल रूप कौन से हैं? तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि हमारी पृथ्वी पर जो 3 प्रकार के स्थल रूप या लैंडफॉर्म हैं वो कौन से हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। वो है हमारे पर्वत, पठार और मैदान। कौन से हैं? पर्वत, पठार एंड मैदान। तो याद रखिएगा कि जो 3 लैंडफॉर्म्स हैं वो पर्वत, पठार और मैदान हैं। अपने नोट्स में इसे नोट कीजिए। आइए पता लगाएं। तो ये पता होता हमें नहीं लगाना है, ये आप इसको खुद से देख लीजिएगा। आपको पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल ही जाती है डेली। सबसे पहले जो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ते समय आपको मिलेंगे। तो तुंगता क्या होता है पहले ये जानिए। तुंगता को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अल्टीट्यूड, और ये होता है एग्जैक्टली समुद्र तल से किसी भी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई को ज्ञात करना। एग्जाम्पल के लिए पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करना, या कोई उड़ी मतलब चिड़िया उड़ रही है उसकी आप ऊंचाई जानना चाहते हैं, अथवा कुछ भी जैसे वायुयान वगैरह उड़ रहा है या कोई उपग्रह लॉन्च किया गया तो आप जानना चाहते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पे है। तो ये जो ऊंचाई ज्ञात की जाएगी ना, तो उनके मध्य में जो दूरी आपको मिलेगी ना, हम लोग उसी को कहेंगे कि ये तुंगता है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि जो हमारा हिमालय है, हिमालयन की हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको कहीं कहीं 8848 मीटर मिल जाएगा और कहीं कहीं तो 8850 मीटर की ऊंचाई पे मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 8850 मीटर या 8848 मीटर, ये क्या है? ये दरअसल माउंट एवरेस्ट की तुंगता है, यानी कि ऊंचाई है। कहाँ से मापी गई है? तो समुद्र तल से मापी गई। अब समुद्र तल का मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे वाला पोर्शन नहीं, समुद्र का जो ऊपर वाला पानी है ना, वहाँ से ये ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो स्थल रूप होते हैं ये पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। तो पूछ सकते हैं कि जो स्थल रूप है वो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है या फिर कोई और। तो याद रखिएगा ये जो स्थल रूप है ये पृथ्वी का एक भौतिक स्वरूप है। इवन स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है ना डायरेक्ट कि स्थल रूप पृथ्वी का एक भौतिक स्वरूप है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ध्यान से एक एक पॉइंट आपको देखते चलना है। जो स्थल रूप है ये मतलब कि लाखों वर्षों में इनका आकार बना हुआ है। ये मत सोचिएगा कि जो लैंडफॉर्म अभी बन गए हैं वो 1-2 दिन में बन गए हैं या 1-2 साल में बने हैं। तो 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं बने हैं, ये लाखों वर्षों में बनते हैं। इनका जो भी आकार आपको आज दिखाई पड़ता है उसको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल भी है। ठीक है, और इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और वो मैंने बता दिया कि पर्वत, पठार और मैदान है। आगे आप देखेंगे कि ये जो स्थल रूप हैं यानी पर्वत, पठार और मैदान, इनमें विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यानी कि पर्वतों पे अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाएंगे, मैदानों में अलग प्रकार के और पठारों पर अलग प्रकार के जीव जंतु, और वहाँ की जलवायु भी आपको भिन्न देखने को मिलेगी। मानवों ने सभी स्थल रूपों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, किंतु विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं इन पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो विश्व भर में भिन्न भिन्न है। यानी कि आपने देखा होगा कि पठारों पे लोग कम रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जो क्षेत्र है, जैसे अपने भारत देश में ही देखिए जो लद्दाख वाला रीजन है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी ठंडा प्रदेश है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत कम है। और जो अंडमान निकोबार है वहाँ देखिए वहाँ की पॉपुलेशन अन्य जो हमारे स्टेट्स या यूटीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। आप देखते हैं सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो क्या है? पर्वत। तो चलिए पर्वत क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो पर्वत क्या है? तो पर्वत जो है वो भी एक स्थल रूप ही है। आप देखेंगे इनके आसपास की जो भूमि होती है वो पर्वतों से नीची होती है। यानी कि सपोज दैट आप कहीं पे किसी लोकेशन पे हैं और वो पर्वत है,
तो जो उसके आसपास की जो भूमि होगी वो नीची होगी, लेकिन जो पर्वत है वो ऐसे आपको ऊपर उठे हुए मिल जाएंगे। बाकी जो आसपास की ज़मीन होगी वो पर्वतों की अपेक्षा काफ़ी छोटी, दैट मीन्स ऊंचाई उनकी कम होगी। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि क्या देखेंगे कि ये वहाँ से थोड़ा अधिक ऊंचे होते हैं और इन्हें चौड़े आधार, तो इनका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि मतलब काफ़ी आधार इनका, यानी कि नीचे वाला जो बेस होगा वो काफ़ी चौड़ा होगा। और इनकी जो ढलान होगी वो चढ़ाई होगी, यानी कि ऐसे होगी। और साथ में जो चोटियाँ होंगी ना, वो जो मतलब कि जो चोटियाँ होंगी, यानी कि जो हाईएस्ट पीक होगा वो आप देखेंगे कि सकरा होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे फैलाव टाइप का नहीं होगा बल्कि सकरा सा होगा, इस टाइप का, ठीक है। और इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे ही पहचानिएगा। आप किसी भी लैंडफॉर्म को देखिए तो आप उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये पर्वत है, तो उसको ऐसे ही पहचानेंगे कि इसका जो बेस होगा वो चौड़ा होगा, खड़ी ढलान होगी, और जो इसकी चोटी होगी वो कैसी होगी, वो सकरी होगी, ठीक है। आगे आप देखिए, कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढक जाते हैं, यानी कि अगर पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगी या बर्फ़ से वो ढक जाएंगे। जैसे हमारा हिमालय का हाईएस्ट पीक जो है, जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी कैसा है, तो बर्फ़ से ढका हुआ है। आप ऊंचाई पे जाएंगे तो फिर वहाँ आपको देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता यानी कम एल्टीट्यूड पर जो हिम है वो पिघल जाती है, और जल में बदलने के बाद नदियों में इनका क्या होता है, नदियों में ये पहुंच जाती हैं। यानी कि जब मतलब कि जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो पिघलने के बाद क्या होगा, वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और जब पानी के रूप में परिवर्तित होगी तो कहाँ जाएगी, पहले नदियों में पहुंचेगी, और फिर नदियाँ उनको ले जाएंगी समुद्रों में, समुद्रों के बाद फिर वो महासागरों में विलीन हो जाती हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और आगे कह रहे हैं कि बहुत अधिक जो ऊंचाई है इस पे हिम कभी नहीं पिघलती है, और पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके रहते हैं। यानी कि अगर अल्टीट्यूड कम होगा तभी जो हिम है वो पिघलेगी, अगर अल्टीट्यूड अधिक होगा तो जो हिम है यानी कि जो बर्फ़ है वो पिघलती नहीं है, फिर वो वैसे की वैसे बर्फ़ बनी रहती है। ये देखिए, ये जो है आपको लैंडफॉर्म दिखाया गया है, इसमें पर्वत, पठार, मैदान सब एक साथ दिखा दिए गए हैं। तो ये देखिए जिसका नोक जो है वो कैसे है, तो ऐसे सकरा टाइप का है, जबकि देखिए आधार एकदम चौड़ा सा है। तो यही क्या है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, तो ये सभी दरअसल हैं पर्वत। अभी ऊपर हमने देखा ना क्या है, तो ये सभी हैं पर्वत। ये देखिए, ये जो आपको लैंडफॉर्म दिख रहा है ये चौड़ा सा है, ये क्या है, तो ये है पठार। क्या है ये, पठार। जबकि ये सारी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, समतल एकदम। तो ये जो समतल सा आपको दिख रहा है ये है मैदान, समतल जो है उसे हम कहते हैं मैदान। और ये जो ब्लू कलर का बलखाती हुई सी आपको दिख रही है ना, ये क्या है, तो ये है नदियाँ। क्या है, नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर अब अभी हमने पर्वतों को देखा ना, हमने वहाँ पे खुद से हाथ से बना के दिखाया था, यहाँ देखिए बना बनाया आपको मिल रहा है कि ये जो मतलब जिसका बेस ऐसे चौड़ा सा हो और इसके आसपास की जो भूमि है देखिए काफ़ी इससे नीचे सी है, और इसका जो आधार है वो सकरा सा है। सकरा मतलब होता है कि एकदम छोटा सा हो, यानी कि उनके बीच जो है स्पेस अधिक ना हो। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पर्वत। आगे देखते हैं। तो ये देखिए इसमें बताया गया है कि ये जो आरेख है इसमें आपको 3 स्थल रूप दिखाए गए हैं, और वो इसमें देखिए कि इनमें से 2 को हिमाच्छादित दिखाया गया, जो ऊपर है ना उसी को हिमाच्छादित दिखाया गया है। बाईं ओर ये देखिए क्या है, तो ये पठार है, और आगे एक मैदान है जहाँ पर्वतों से आती हुई नदियाँ दिखाई गई हैं। तो ये जो है पर्वत है, पठार है, यहाँ पे देखिए नदियाँ, यही इसी पर्वतों से निकल रही हैं नदियाँ, और आके कहाँ पे दिख रही हैं, मैदानों में। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आप देखिए कि कम ऊंचाई वाले जो अन्य ऊंचे स्थान हैं जहां कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पहाड़ी कहा जाता है, या फिर छोटी पहाड़ी या हिल वगैरह भी, हिल दरअसल अंग्रेजी में कहते हैं, तो उन्हें छोटे पहाड़ या फिर पहाड़ी कहा जाता है। तो छोटे पहाड़ या फिर पहाड़ी मतलब किसे कहते हैं, तो कम ऊंचाई, इनकी ऊंचाई जो होगी वो कम होगी लेकिन इनका भी स्थान ऊंचा होगा, और यहाँ पे उतनी खड़ी जो है चढ़ाइयाँ नहीं होंगी, और जो मतलब गोल आकार के इनके शीर्ष होंगे, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं। शब्दावलियाँ इसलिए दी जाती हैं ताकि आपको जब वो वर्ड आए तो क्या एग्जैक्टली बोला जा रहा है वो समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो शब्दावली दिया गया है वो क्या है, वो है वर्षण। वर्षण को सामान्यतः वर्षा से जो है हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वर्षा अलग है। वर्षण में आप वर्षा में देखेंगे कि केवल और केवल पानी की जो पानी है, हमारा पानी की जो बूंदें हैं वही धरती पर आती हैं, लेकिन वर्षण में आप देखेंगे कि
पानी के साथ साथ पत्थर भी गिर सकते हैं, ओले भी पड़ सकते हैं, या फिर हिमपात वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सभी वर्षण के अंतर्गत आती हैं। यानी कि वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, फिर चाहे वर्षा यानी पानी की बूंदों के रूप में हो, या बर्फ के रूप में हो, या फिर ओले गिरे, ये सभी वर्षण के ही सामान्य रूप कहे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, विचार करने के लिए दे दिया गया है, देख लेते हैं क्या विचार ये करने को कह रहे हैं। तो वैसे जो विचार करने के लिए दिया गया है, कह रहे हैं कि यदि आप हिमालय क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं, तो ये संभव है कि आपने हिम नहीं देखा होगा। तो हाँ भाई, ये संभव तो है। जैसे हमने कभी हिम नहीं देखा है अपने आँखों से, कभी भी कोई पर्वत वगैरह नहीं देखा है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह हो, इवन कोई बहुत ऊंचा प्लेस देखा ही नहीं है अभी तक। तो ये संभावना ऐसी होती है। अब जैसे हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी वाले कहाँ जाएंगे? नैनीताल या तो जाएं, या फिर जम्मू कश्मीर वगैरह जाएं, या फिर हम लोग केरल में जाएं अनाईमुडी वगैरह देखने, तो उन वहाँ पे फिर इस तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। हम लोगों के यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी जगहें हैं या कौन से वो स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं जो हिमालयन क्षेत्र में आती हैं। तो हिमालयन क्षेत्र, ये जो हिमालयन क्षेत्र है, इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लद्दाख, यहाँ मिल जाएगा जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ फिर आपको मिल जाएगा सिक्किम, उसके बाद यहाँ मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी कहाँ आपको मिलेंगे? तो ये सभी के सभी यूटीज़ और जो है स्टेट्स हैं जो कि हिमालयन क्षेत्र में आते हैं, जिसमें आप देखिए कि यही जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही यूटी है, बाकी सभी तो मतलब कि स्टेट्स ही हैं। तो याद रखिएगा, कौन है हिमालयन राज्य या हिमालयन क्षेत्र? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि शेष भारत में, यानी कि ये इन अगर क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो जो शेष भारत है उसमें अधिकांश वर्षण में वर्षा और ओले ही पड़ते हैं। यानी कि या तो वर्षा होगी, पानी की बूंदें, या फिर छोटे छोटे जो होते हैं ना पत्थर, जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो वही ओले पड़ेंगे। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी। तो जैसे अभी मैंने बताया नैनीताल वगैरह, तो वहाँ पे क्या गिरेगी? वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, और साथ में वहाँ पर हिम का एक गर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में क्या है? तो हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप है। तो जो भी मतलब कि बर्फ़ है, ये क्या है? ये हमारा जो लिक्विड वाटर है, इसी का ठोस फॉर्म ही तो है बर्फ़। तो वही वो कह रहे हैं कि हिम या ओले जो होते हैं, इनका गिरना मतलब कि जो पानी है वो ठोस फॉर्म में, यानी उसने अपनी फॉर्म, जो अपनी स्थिति है उसको परिवर्तित कर लिया है, वो अब द्रव से ठोस बन गया है और उसी का वर्षण के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये देखिए, कुछ लैंडफॉर्म दिखाए गए हैं। एग्जैक्टली ये जो है हाईएस्ट पीक है किसी न किसी जो है जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है उसका। नीचे आपको बताया गया है, यहाँ आप बस देख लीजिए। हालांकि वही मतलब हम खुद ही बताते हुए चल रहे हैं। जैसे जो ये आप देखिए माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट किसका हाईएस्ट पीक है? तो एशिया, इवन ये आपको पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक मिल जाएगा। सबसे ऊंची जो चोटी है वो यही है, माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी चोटी कौन सी है, तो आप देखिएगा माउंट एकांकागुआ। और जो माउंट एकांकागुआ है ये कहाँ पे है? तो जो माउंट एकांकागुआ है ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पे है? तो ये आपको साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारत देश का, या फिर कहिए एशिया का, इवन भारत का ही कहिए। वैसे भारत का मत कहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में मिलेगी, तो इसको कहिए कि एशिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। ये देखिए माउंट किलिमंजारो, ये जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये तंजानिया में मिल जाएगा। और तंजानिया कहाँ है? तो भैया तंजानिया कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, तंजानिया आपको मिल जाएगा अफ्रीका में। ठीक है। तो ये तंजानिया का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। आगे देखिए माउंट ब्लॉन्क, ये माउंट ब्लॉन्क आपको कहाँ मिलेगा? तो जो फ्रांस है, इवन ये कहें कि हम लोग जो यूरोप है ना, यूरोप, तो यूरोप की हाईएस्ट पीक है ये माउंट ब्लॉन्क। ठीक है। आगे देखिए माउंट कंचनजंगा, और ये जो माउंट कंचनजंगा है ये माउंट एवरेस्ट की अपने भारत देश के भीतर जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो माउंट कंचनजंगा है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगी, लेकिन वो उसकी जो लोकेशन है ना वो नेपाल में है। उसके बाद आपने सुना होगा कि जो माउंट केटू है वो हाईएस्ट पीक है। तो यद्यपि ये भारत में है, लेकिन अभी इसकी जो लोकेशन है ना वो पीओके में है। पीओके दैट मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जिस पे पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर रखा है वहाँ पे है। इसी वजह से माना जाता है कि जो कंचनजंगा है वो यद्यपि हिमालय की थर्ड हाईएस्ट पीक है, लेकिन
भारत देश की सीमा के भीतर स्थित हाईएस्ट पीक हिमालय की कौन सी है? तो वो है माउंट कंचनजंगा। और ये इसकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी सिक्किम में, ठीक है। और ये जो है माउंट नाईमुडी है, ये दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है। तो हमारे भारत देश में जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको केरल में मिल जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि ये विश्व के 6 पर्वतों के चित्र इन्होंने आपको दिखा दिए हैं। देख लीजिए कितनी सुंदर सुंदर फोटोज़ हैं, आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एनसीईआरटी में सब आपको विस्तार से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भाई है या कोई बहन है जिनको एनसीईआरटी की जो बुक है ना वो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत ही ईज़ी हो गया है। अब तो गूगल पे जाइए भैया, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी लिख दीजिए, एनसीईआरटी लिखिए, केवल एनसीईआरटी लिखिए। वो जो है आपको एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। आप उस वेबसाइट पे क्लिक करिए, वहाँ पे जाइए और वहीं पे आपको मतलब 1 टू 11 नहीं 1 टू 12 तक का जो है दिया रहता है बुक डाउनलोड करने के लिए, उस पर क्लिक करिए और आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। बस सब्जेक्ट मतलब अपना जो सब्जेक्ट है उसको चूज़ करिए, कौन से क्लास में मतलब कौन से क्लास की बुक चाहिए उसको चूज़ करिए। और आगे फिर आपसे हो सकता है कि बुक का नाम पूछ लें, तो बुक का नाम आप पता कर लीजिए, आप आराम से उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको डाउनलोड करने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हैं तो ऐसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है, वरना हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 6 टू 8 तक की पूरी एसएसटी अपने इसी चैनल पे कंप्लीट कराएंगे और पूरी की पूरी पीडीएफ भी दे देंगे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में करवा देंगे भाई, समय लगेगा। हम अकेले हैं तो अकेले पूरा का पूरा चीज़ मैनेज करना थोड़ा मतलब टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम करवा पूरी देंगे एनसीईआरटी। चलिए आगे देखते हैं। आगे, विश्व के अधिकांश पर्वतों को क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, या फिर जो विश्व के अधिकांश पर्वत हैं इन्हें हम पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसे जैसे आप देखिए, एशिया में हिमालय यानी एशिया में हिमालय पर्वत है। यूरोप में कौन सा है? तो यूरोप में आल्प्स पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत। और इनमें से कुछ श्रृंखलाएं ऐसी भी हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, और ये ग्राफ दरअसल कुछ और नहीं, बस यही बता रहा है कि कौन सी चोटी है जो मतलब कि कितनी ऊंची है। तो ये एक देख लीजिए अपना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई देखिए 8000 के ऊपर दिखाई गई है, यानी कि 8000 मीटर के ऊपर मतलब दिखाई गई है एग्जैक्टली। दरअसल ये 8850 मीटर आपको मिल जाएगी, यानी कि 8 किलोमीटर यानी 8.5 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची है। तो सोचिए 8.5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ये हाँ मतलब कि क्या है, तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो है। बाकी और सारे जो अभी हमने ऊपर देखे थे वही दिखाए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे इन्होंने यही बताया है कि विश्व के जो मतलब पर्वत हैं वो दिखाए गए हैं, इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों के दृश्य प्रभाव देने के साथ साथ मतलब देने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और मतलब तिब्बत के मध्य में है, ये बता दिया गया है। कह रहे हैं कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है, अभी मैंने ऊपर सब बता ही दिया है, लेकिन यहाँ एक बार और से देख लीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे ऊंची चोटियाँ शिखर कौन से हैं? तो वही आपको बता रहे हैं कि माउंट जो एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत के मध्य है, जो जो कंचनजंगा है वो भारत के सिक्किम और नेपाल के मध्य में है। और आगे बता रहे हैं कि जो एंडीज पर्वत है वो आपको कहाँ मिलेगी? तो दक्षिण अमेरिका में मिलेगी, और ये सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? तो माउंट एकांकागुआ है। मैंने वहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया था ना, मतलब फोटोज जो दिखाई गई थी वहाँ बता दिया है, उसी को ये यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं, तो यहाँ भी एक बार देख लीजिए ताकि पक्का हो जाए दिमाग में। फिर कह रहे हैं पूर्वी अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है, यहाँ एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा पूर्वी अफ्रीका है इसमें माउंट किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है और यह किसी भी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। डायरेक्ट ऐसे का ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये कौन सा है, मतलब पृथक पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। आगे देखिए, पश्चिमी यूरोप में आपको मिल जाएगा माउंट ब्लॉन्क, और ये आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा जो है शिखर है। और जो अनाईमुडी है ये केरल में है, इसे अनाई शिखर भी कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और दूसरा ऊंचा कौन सा है? तो दूसरा है जो उसको वो नीलगिरी जो ऊंची चोटी है, नीलगिरी की ऊंची चोटी,
उसका आप मुझे बताइएगा कि नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, और वही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कुछ वर्क करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे दे दिया गया है क्या, वही जो देते हैं वो लोग, शब्दावली। देखिए पर्वतीय वन, चूंकि यहाँ आपको जो ये हम लोग मतलब ग्राफ या पेज पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको ये शब्दावलियाँ मिलेंगी। तो पर्वतीय वन किन्हें हम कहते हैं, तो पर्वत क्षेत्र में जो उगने वाले वन हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पर्वतीय वन कहेंगे। जैसे मैदानों में जो वन उगते हैं उन्हें हम मैदानी वन कहते हैं, वैसे जो वन पर्वतों में उगेंगे उन्हें हम लोग पर्वतीय वन कहेंगे। मॉस क्या है, तो भैया मॉस भी एक मतलब एक तरह का पौधा ही समझिए, उसमें ना तो फूल होती है और ना ही तो जड़ पाई जाती है, वो उसी को हम लोग मॉस या फिर काई वगैरह कह देते हैं। आपको अक्सर तालाबों में देखने को मिल जाएगा, गढ़ी वही अगर आप लोगों के घर के आसपास होगी ना, तो आपने देखा होगा उसमें हरी कलर की ऐसे ऐसे खूब दूर दूर तक परत जम जाती है। तो वो जो हरी हरी कलर की परत जम जाती है ना, वही है एग्जैक्टली मॉस। और आगे देखिए एक और दिया हुआ है और वो है लाइकेन। ये लाइकेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लाइकेन जो है ये पौधे के समान जीव होता है जो सामान्यतः चट्टान, दीवार या पेड़ों से चिपका हुआ होता है। और जो लाइकेन है ना वो वायु प्रदूषण के सूचक भी होते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बातचीत की गई है। आगे इन्होंने बताया है कि जो हिमालय है, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले जो पर्वत हैं वो अपेक्षाकृत नवीन है। अब भैया नवीन है तो इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि 100-200 या फिर 150 साल में बन गए हैं। नहीं भैया, 150 साल में नहीं बने हैं। इनका भी जो निर्माण है ना ये लाखों वर्षों में बना है, यानी कि लाखों साल हो गए हैं तब ये नवीन है। ठीक, तो वही आपको बता रहे हैं कि जो हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटी, ऊंचे या फिर जो नुकीली चोटी वाले जो है पर्वत हैं वो अपेक्षाकृत नवीन है। इनका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित हुए हैं, अतः ये युवा पर्वत हैं। जैसे अभी हम लोग हैं ना युवा हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, 20-25 साल के ही हुए हैं, या 27-30 जहाँ तक भी आप लोग हों। हमने देखा है हमारी जो क्लास है उसे 25 से 30 या 25 से 35 तक एज के लोग देखते हैं, नहीं 25 से 35 साल तक के लोग देखते हैं हमारी क्लासेस को। तो ये लोग जो भी हैं हमारी ही पीढ़ी के लोग हैं, तो ये लोग युवा माने जाते हैं। तो वैसे ही जो ये हिमालय है ना ये अभी युवा पर्वत है, तो इसको याद रखिएगा। दे देंगे आपसे जो है मतलब ऑप्शन दे देंगे, युवा है, नवीन है, प्राचीन है, या फिर जो है वलित पर्वत है, इसी टाइप की 2-4 जो है दे देंगे एग्जाम्पल, और उसमें स्टेटमेंट भी दे देंगे। तो फिर अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो हिमालय है वो युवा पर्वत है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 साल हुए हैं अभी बने, लाखों साल हो गया है इनका निर्माण हुआ। आगे देखिए कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत जैसे पहाड़ियाँ, जैसे अरावली श्रृंखला, ये काफ़ी पुरानी है। और अपर्दन, अपर्दन मतलब होता है घसाव या मतलब कटाव या घिसाव, इस टाइप की बातें जो होंगी वो, इसके कारण ये गोल आकार की हो गई हैं, यानी कि ये भी एक टाइम पे ऐसे खड़ी ही रही होंगी, लेकिन अभी ये अब एक सेकेंड, अभी जो है हमेशा ऐसे बार बार कटाव होता होता गया, तो अभी इनकी जो स्थिति है ये कैसी हो गई है, ये गोल हो गई है। ठीक, और आगे कह रहे हैं कि जैसा कि हिमालय के साथ हुआ उन्नयन और अपर्दन ये आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रिया, उन्नयन मतलब होता है बनना और अपर्दन मतलब होता है कटाव, और आप इन प्रक्रियाओं और इनके कारणों के बारे में आगे चल के विज्ञान में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल इतना ही जानिए कि इनका जो है उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आगे आप देखिए कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा कि जो हिमालय है वो अभी ऊंचा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मतलब 2020 की, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन 2020 की घटना थी जब बताया गया था कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाईएस्ट पीक 8848 दशमलव समथिंग मीटर थी, लेकिन अब बता दिया गया है कि वो 8850 मीटर हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऊंचाई है वो अभी भी उसमें वृद्धि हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं पर्वतीय परिवेश क्या है। तो यहाँ हमने अभी देख लिया था ना कि पर्वतीय परिवेश क्या होता है। चलिए अब देखेंगे तो पर्वतीय परिवेश क्या होता है भैया। तो पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का ये वन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय वन कहते हैं। यानी कि जो पर्वत के ढलान होते हैं, ये जो पर्वत है ना इसकी ये जो आप देख रहे हैं ना ये क्या है, ये पर्वत की ढलान है। तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्वतीय वन। ठीक, यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाएंगे, तो ये जो पर्वत की ढलान है यानी पर्वतीय वन है किस तरह के होंगे, तो यहाँ
शंकुधारी होंगे, तो यानी कि ये जो वन होंगे ना वो ऐसे होंगे, ऐसे दरअसल ऐसे शंकुधारी होंगे, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कौन सा क्रिसमस ट्री, तो वो जो ट्री होता है ना वो शंकुधारी टाइप का ही होता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो शंकुधारी होंगे। और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ बता दिए गए हैं, जैसे पाइन यानी चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि। इसको आप अपने नोट्स में याद रखिए, लिख लीजिए उसमें कि पर्वतीय वनों के कौन से उदाहरण हैं। तो पर्वतीय वनों के उदाहरण है पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया है, ठीक है। आगे आप देखिए कि इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, यानी कि ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और इनका जो आकार है वो शंकु आकार होता है, तथा इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं लेकिन नोकदार होती हैं। और अधिक ऊंचाई पर इन पेड़ों की जगह कौन उग जाते हैं, अगर ज़्यादा ऊंचाई हो गई है तो इन पेड़ों की जगह यानी शंकुधार की जो पेड़ हैं उनकी जगह मॉश यानी कि काई और लाइकेन उग जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। यानी कि अगर आपसे कल को पूछ ले कि सबसे ऊंचाई पे कौन से मतलब पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो आप बताइएगा भैया वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं बल्कि मॉश और लाइकेन पाए जाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक एक पॉइंट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या बातचीत हो रही है। कह रहे हैं कम से कम 1500 साल पहले प्राचीन भारत में एक महान कवि हुए थे जिनका नाम क्या था, तो कवि कालिदास। आप लोगों ने खूब इनका नाम सुना होगा, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरह की जो इनकी बहुत फेमस फेमस रचनाएं रही हैं, हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो इन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि जो अभी मतलब हमारी भारतीय जो भूमि है वह यानी कि जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे कि 1500 साल पहले एक महान कवि हुए जिनका नाम था कालिदास। इनके द्वारा मतलब जो काव्य है उसमें 2 श्लोक दिए गए हैं और उनका काव्य ग्रंथ कौन सा है जिसमें ये श्लोक दिए गए हैं, तो वो है कुमार संभव। और ये जो कुमार संभव है इसमें बताया गया है कि हिमालय की स्तुति मतलब जो कुमार संभव काव्य है इनका, उसकी जो स्टार्टिंग है यानी कि कुमार संभव काव्य स्टार्ट ही इसी चीज़ से होता है, किससे, तो हिमालय की स्तुति से। हिमालय की उसमें सबसे पहले प्रार्थना की गई है, उसके बाद ही ये काव्य स्टार्ट हुआ है। और दरअसल इन्होंने जो लिखा है वो संस्कृत में लिखा है, उस टाइम पे संस्कृत ही जो है मतलब भाषा थी। और यहाँ पे आपको जो बताया गया है वो उसका हिंदी रूपांतरण बताया गया है, तो हम लोग उसका क्या देखेंगे, हिंदी रूपांतरण देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी रूपांतरण क्या है। कह रहे हैं कि भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय का नाम मतलब जो हिमालय का नाम है वो पर्वतों का राजा है। इनका केवल इतना सा कहना है कि जो हमारा उत्तर भारत है वहाँ पे एक हिमालय नाम का पर्वत है जो कि पर्वतों का राजा है और वो देवताओं के सदृश पूजनीय है, यानी कि देवताओं के समान वो पूजा करने के योग्य है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा भैया कि उत्तरी भारत में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये कुमार संभव में दिया गया है, ठीक। और ये भी कह सकते हैं कि कौन से हिमालय को सॉरी कौन सा पर्वत है जिसको हिमालयों का मतलब पर्वतों का राजा कहा गया है, तो याद रखिएगा हिमालय जो पर्वत है उसको पर्वतों का राजा कहा गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पर्वत है जो देवताओं के समान पूजनीय है और ये कुमार संभव में बताया गया है, तो याद रखिएगा हिमालय। किसी भी तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि जो पश्चिम से लेकर के समुद्र तक फैला हुआ है, तो याद रखिएगा कि हिमालय का विस्तार कहाँ से है, तो हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर समुद्र तक है, ठीक है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। तो याद रखिएगा भैया हिमालय के बारे में कुमार संभव में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आपको बताया गया है कि गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, गंगा की झरनों के फुहारों से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं अपनी थकान मिटाते हैं, ठीक। इसे याद रखिएगा, ये भी कुमार संभव से ही लिया गया है। तो याद रखिएगा ये 2 श्लोक कुमार संभव से लिया गया है। कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं किसको समर्पित है, तो हिमालय को समर्पित है। आगे देखिए, कह रहे हैं कक्षा में श्लोकों तथा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो आप अपना चर्चा वगैरह करते रहिएगा, ये दोनों चर्चा की बातें हैं। आप जब टीचर बन जाइएगा तो बच्चों को कहिएगा कि आप लोग अपने घर जा करके इस पर चर्चा कीजिए। अब देखिए कुछ हम लोगों ने वहाँ ऊपर देखा पर्वतों के बारे में, उनके हाईएस्ट पीक देख लिए। अब देखिए जो पहाड़ पर्वत हैं जो हमारे पर्वत हैं उन पर कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं।
ये देखिए पहाड़ों पर या पर्वतों पर, पहाड़ नहीं दरअसल हम लोग पर्वत पर रहे हैं तो बार बार हमारे मुंह से पता नहीं कैसे पहाड़ निकल आ रहा है। पर्वत देखिए, ये जो पर्वत है यहाँ देखिए ये पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कौन सा, पेरेग्रीन फाल्कन। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है या डायरेक्ट 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पक्षी या जीव जंतु है जो पहाड़ी नहीं है यानी कि समतल मैदानों में पाया जाता है। तो फिर फंस जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे। और आपको बाहर से कहीं नहीं पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है केवल वही जो है चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो पेरेग्रीन फाल्कन है ये एक पक्षी है, देखिए गिद्ध जैसा दिख रहा है, ये कहाँ मिलता है तो पर्वतों पे मिलता है। हिमालयन तहर या हिमालयी तहर ये भी कहाँ मिलता है तो ये भी पर्वतों पे मिलता है। और ये क्या है तो ये एक बकरी की प्रजाति है। आगे देखिए, ये देखिए पहाड़ी खरगोश, ये भी वहीं पे मिलेगा। गोल्डन ईगल भी वहीं मिलता है। कैनेडियन लिंक्स भी यहीं मिलता है। ये देखिए याक जो है यहाँ मिलेगा। आइबेक्स, ये देखिए इसकी सींग देखिए, हम तो इसकी सींग ही देखते रह गए, बकरा है दरअसल, बकरे जैसा दिख रहा है। आइबेक्स, ये देखिए क्या है, ये है ग्रे फॉक्स, ये भी कहाँ मिलेगा तो पहाड़ों पे मिलेगा। आगे देखिए तेंदुआ, ये जो तेंदुआ है ये कहाँ मिलेगा तो ये भी वहीं पे मिलेगा, चूंकि ये पर्वतीय मतलब पर्वतों पे पाया जाने वाला तेंदुआ है। यहाँ देखिए भालू, ये जो भालू है ये कहाँ मिलता है तो ये भी वहीं पे मिलता है। तो ये कुछ जीव जंतु जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं उनके चित्र मैंने आपको दिखा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पर्वत है वहाँ आप देखिए कि घने वन, बहती नदियाँ, झील, घास के जो मैदान और कंदराएं हैं, ये अनेक प्रकार के जीवों को क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, यानी कि उनके रहने का घर बनाते हैं। घर बनाते दैट मीन्स उनके रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्या, गोल्डन ईगल हो गया यानी कि सुनहरा जो गरुड़ है, पेरेग्रीन फाल्कन, ऊपर जो हमने अभी देखे थे ना वही जो यहाँ पे बताया गया है कि ये सब कहाँ रहते हैं तो जो पर्वतों में घने वन हैं, बहती नदियाँ हैं या झील के आसपास जो कंदराएं पाई जाती हैं वहीं पे इनका जो है निवास स्थान होता है। तो जो ये पेरेग्रीन फाल्कन है ये क्या है, ये घुमंतु बाज है। अब घुमंतु बाज का क्या मतलब हुआ, बाज वगैरह तो सारे जो भी होंगे घूमेंगे ही ना, वो क्या एक जगह स्थायी निवास इंसानों के जैसा तो नहीं रहते होंगे। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। कैनेडियन लिंक्स हो गया, हिम तेंदुआ, आइबेक्स यानी कि जंगली भेड़, हिमालयन ताहार, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और ऐसे बहुत से जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। चलिए ध्यान रखने वाला पॉइंट आ गया भैया, तो आँख नाक कान खोल लीजिए। कह रहे हैं कि हिमालय से निकलने वाली भारत की जो नदियां हैं उसमें गंगा जो है वो क्या है भैया, सबसे विशाल नदी है। यानी कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, वहां से बहुत सी नदियां निकलती हैं, लेकिन उन नदियों में सबसे विशाल जो नदी है वो कौन सी है तो वो है अपनी भारत माता की शान गंगा मैया। आगे आप देखिए, अंग्रेजी भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गैंजेस कहा जाता है। ठीक, और इनकी जो लंबाई है वो भी बता दी गई है कि 2500 किलोमीटर है और बहुत सी सहायक नदियां इनमें आकर के मिल जाती हैं, जैसे कि यमुना। आपने देखा होगा कि जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, और इसी के साथ साथ घाघरा है जो, वो भी बता दी गई है कि ये घाघरा और यमुना जो है वो हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की सहायक नदी है और ये सहायक नदियां भी हिमालय से ही निकलती हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हिमालय से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, जो कि 25 किलोमीटर मतलब लंबाई यानी कि इतनी दूरी तय करती है। और इस गंगा नदी की दो सहायक नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं वो कौन सी हैं तो वो है भैया यमुना जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, और घाघरा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ अन्य नदियां भी हैं जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन लेकिन ये हिमालय से ना निकल करके कहाँ से निकलती हैं तो ये मैदानों से निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सी नदी है, सोन नदी। और ये जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है तो भैया ये विंध्याचल की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती हैं। तो याद रखिएगा कि जो हिमालय जो सपोज दैट ये हमारी गंगा नदी है, ये बह रही है, आप देखेंगे कि यहाँ ये जो है ये यमुना नदी आ रही है और ये जो यमुना नदी है वो भी कहाँ से निकल रही है तो ये दोनों ही हिमालय से निकल रही है। साथ में जो घाघरा है वो भी कहाँ से निकल रही है तो वो भी मतलब कि यही हिमालय से निकल रही है। जबकि जो यहाँ से आके सोन नदी मिलती है, ये जो सोन नदी है ये गंगा मतलब हिमालय से ना निकल करके कहाँ से निकलती हैं तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है सोन नदी। सोन नदी ये कौन सी है, ये है घाघरा नदी। और ये कौन सी है तो भैया ये है हमारी यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
ये देखिए भैया, जो उत्तरी भारत है वहाँ पे सीढ़ीदार यानी वेदिका जो कृषि होती है उसको देख लीजिए, उसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। हम लोगों के यहाँ भी इसी तरह की खेती होती है, ऐसे ही खेत में मेड़ वगैरह बना करके और खेती की जाती है। इस समय जो है धान वगैरह एकदम खेतों में लहलहा रहे हैं, बस एकदम पकने की फसल कगार पे है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी बता दिया गया है आपको, मतलब जो शब्दावलियाँ बताई जाती हैं यहाँ भी बताई गई है। सबसे पहली जो शब्दावली है वो कौन सी है, वो है भूभाग। जो भूभाग है वो क्या होता है, तो कुछ नहीं, बस भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड, कुल मिला के कहीं पे भी अगर भूमि का एक खंड आपको मिल रहा है तो ये क्या है, ये भूभाग है, यानी कि भूमि का भाग है। ठीक, अब जाहिर सी बात है, अगर पानी मिल रहा होता तो हम उसको जल भाग कहते हैं। आगे देखिए घाटी क्या होती है, तो जो घाटी होती है भैया वो क्या होती है, तो पहाड़ों के बीच एक निचला जो क्षेत्र होता है जिसमें प्रायः नदियाँ या फिर उनकी जलधाराएं बहती रहती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं घाटी। चलिए देखते हैं पर्वतीय जो जीवन है उसको। अब देखिए यहाँ भूभाग बताया गया था ना, यहाँ तुरंत भूभाग आ गया है, इसी वजह से बता दिया जाता है ताकि बच्चों को ईजी जाए। अब उन्हें थोड़े ना ये समझ आ रहा है कि हम लोग सीटेट का मतलब एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं। ये बुक तो बनाई गई है एग्जैक्टली 6 क्लास के बच्चों के लिए ना। अब 6 क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है कि उन्हें सारी की सारी शब्दावलियाँ समझ आ जाए, इस वजह से सारी शब्दावलियाँ यहाँ डिटेल में बता दी जाती हैं ताकि ईजी हो बच्चों को। चलिए देखते हैं, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊंचे नीचे होते हैं। यही कारण है कि कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है, क्योंकि कृषि करने के लिए भैया समतल जमीन का होना आवश्यक होता है। अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन रहेगी तो वहाँ पे खेती वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आगे देखिए, कह रहे हैं ढलानों पर वेदिका अर्थात ढलान की जो भूमि है इसको काट करके सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ये कृषि की जगह पशुपालन को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पशुपालन आसान भी रहता है, क्यों, क्योंकि भैया जानवरों को ढील दो, जो भी घास फूस हैं मतलब चाहे वो ऊंचाई पे हो, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे हो, कहीं पे भी हो, जाके वो अपना चर खा लेंगे। लेकिन कृषि करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और साथ में पहाड़ों पे कुदार वगैरह चलाना, और वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रैक्टर आसानी से लेके चले जाएंगे, तो वहाँ थोड़ा मतलब बहुत ही टफ काम है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि पर्यटन जो है वो पर्वतीय लोगों के लिए आय का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब पर्वतों पे लोग घूमने जाते हैं ना, तो जो लोग भी पर्वतों पे निवास कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो है ना, सबसे उत्तम जो सोर्स है अपनी आय का यानी कमाई का जरिया क्या है, तो वो पर्यटन है। जो भी लोग आएंगे वहाँ घूमेंगे टहलेंगे, वो अगर उनके यहाँ रुक रहे हैं, उन्होंने कोई भी दुकान वगैरह रख ली है तो उससे सामान खरीदेंगे, या उन्होंने कोई हस्तशिल्प बना लिया है तो आप देखेंगे कि जो लोग जाएंगे वहाँ की निशानी लेकर के आएंगे, भैया देखो ये उस मतलब कि उस स्थान से लेकर के आए हैं, तो वो क्या होता है, उससे उनको इनकम जनरेट होती है। वही यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्वतीय लोग हैं उनके लिए आय का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है, वो है पर्यटन। आगे देखिए, कह रहे हैं पर्वतों की जो स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य है ये लगभग सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। जो भी पर्यटक वहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, एग्जैक्टली यही सब देखने तो जाते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, यानी कि कुछ पर्वत पर होने वाले गेम हैं उसको खेलने के लिए भी लोग जाते हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, हाइकिंग हो गया, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। इन सबको आप जाके गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये गेम कैसे खेले जाते हैं। आगे देखिए, अनेक शताब्दियों से लोग पर्वत जो पवित्र स्थल हैं इनकी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वत की यात्राएं करते आ रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के साथ आने से पर्वतों पर क्या होता है, पर्यावरण का दबाव बनता है। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ आप देखेंगे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग जो भी खाएंगे वेस्ट वगैरह वहीं पे तो करेंगे, तो इससे वहाँ का जो पोल्यूशन मतलब पर्यावरण है वो काफ़ी प्रदूषित हो जाता है, जो कि सही संतुलन बनाए रखना फिर कठिन हो जाता है वहाँ का। आगे देखिए, ध्यान रखने वाला पॉइंट आ गया है, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त भी होगी। क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में ही करेंगे। तो यहाँ देखिए बछेंद्री पाल जी के बारे में बताया गया है, और साथ में अरुणिमा सिन्हा जो है इनके बारे में भी बताया गया है। तो जो बछेंद्री पाल हैं इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे। जो बछेंद्री पाल हैं इन्होंने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने अनेक महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी।
और इसकी वजह से यानी कि जो बछेंद्री पाल जी इन्होंने जब 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और ऐसा कारनामा करने वाली वो फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया बनी, तो इसके लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले। पद्मश्री उन्हें कब दिया गया? 1984 में, और पद्म भूषण उन्हें कब दिया गया? 2019 में। आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत देश है उसके 4 जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसमें सबसे जो हाई है वो कौन सा है? तो वो तो है भारत रत्न। तो भारत रत्न तो सबसे बड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे आता है पद्म विभूषण। क्या आता है? पद्म विभूषण, ठीक है। तीसरे पे आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और चौथा अंतिम क्या है? वो है पद्मश्री, पद्मश्री। तो इन्हें क्या क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण मिल चुका है और पद्मश्री, यानी कि 3rd एंड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है किन्हें? बछेंद्री पाल जी को। क्यों? क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं और वो भी पहली भारतीय महिला हैं। तो इन्हें पद्मश्री कब मिला? 1984 में, और पद्म भूषण कब मिला? 2019 में। चलिए आगे देखते हैं, अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में देखेंगे। तो जो अरुणिमा सिन्हा है ये पैरा जो है, मतलब कि पैरा दैट मीन्स जिनके पास मतलब कि किसी दिव्यांग जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि इस तरह के लोग हैं। तो आप देखिए जो अरुणिमा सिन्हा है वो जब 31 ईयर्स की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया, मतलब उनका एक पैर नहीं रहा उनके पास। फिर बछेंद्री पाल जी के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से 2013 में वो जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती हैं, और इसके बाद उन्होंने लगभग सभी जो महाद्वीप हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया है कि 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, तो वो जो 7 महाद्वीप हैं इनकी जो भी हाईएस्ट पीक है उन पे चढ़ाई की, ठीक। और कह रहे हैं अंटार्कटिका की जो माउंट विल्सन चोटी है उस पर भी इन्होंने 2015 में चढ़ाई की, और इसी के साथ उन्हें पद्मश्री यानी 4th जो सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मिल गया आपको। वैसे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला मतलब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या मिला? वो है कि जो हमारा अंटार्कटिका है ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो अंटार्कटिका है वो 5th जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है माउंट विल्सन, ठीक है, याद रखिएगा। तो अपने नोट्स में इसको नोट भी कर लीजिएगा। और 2015 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किनको? अरुणिमा सिन्हा जी को। तो भैया ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि हमारी जो क्लास है उसमें कोई हंसी मजाक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों को पढ़ाई ज़्यादा करनी है। अगर हम लोग हंसी मजाक करेंगे तो भैया फिर कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ज़्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, दिसंबर तक का ही टाइम है। और अभी आप देखिए कि अभी हम लोग केवल 3rd चैप्टर पर ही हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा डिटेल में करवा रहे हैं। अगर आप लोग मन लगा के करेंगे तो फिर आप ध्यान से देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपकी जो है मतलब पकड़ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये रही आज की क्लास। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।